मैं आपके बेटे को चलना सिखा सकती हूँ सर। बस आप मेरे पापा को छोड़ दीजिए। 12-13 साल की उस दुबली पतली लड़की की आवाज जैसे ही कोर्टरूम में गूंजी, वहां बैठे हर आदमी के चेहरे पर एक साथ हैरानी, शक और मजाक की मिलीजुली लकीरें उभर आईं। जी कोर्टरूम में हलचल थी। पंखों की हल्की आवाज, पुराने लकड़ी के बेंचों की चरमराहट, कागजों की सरसराहट और बीच में वह एक मासूम आवाज जो इस पूरे माहौल से कहीं ज्यादा बड़ी बात कह रही थी। कटघरे में खड़ा था उस लड़की का बाप, एक गरीब वैद्य, साधारण कपड़े, झुके कंधे, लेकिन आंखों में अब भी थोड़ी सी जिज्ञासा, थोड़ा सा दुख और थोड़ा सा स्वाभिमान। उस पर आरोप था कि उसकी जड़ी बूटी से जज का बेटा अपाहिज हो गया। जज की आंखों में गुस्सा था, चेहरा सख्त, जबड़ा दबा हुआ, उंगलियां टेबल पर हल्का हल्का थरथरा रही थीं। उनका बेटा सामने की पंक्ति में व्हील चेयर पर बैठा था, दोनों पैर ढीले, सुन्न, टांगों पर मोटा कंबल, ताकि लोगों की दया भरी नजरें ज्यादा देर टिकी न रहें। कोर्ट स्टेनोग्राफर के हाथ मशीन पर चल रहे थे, वकील फाइलों के पन्ने पलट रहे थे, लेकिन उस लड़की के शब्दों के बाद जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया। कुछ लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ हंस दिए, किसी ने फुसफुसाकर कहा, "ये क्या बोल रही है?" लेकिन जज हंसे नहीं, क्योंकि उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। डॉक्टरों ने कह दिया था, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज, बहुत कम चांस है कि ये कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट, शहर के बड़े बड़े अस्पताल, देश के बड़े बड़े डॉक्टर, विदेशी रिपोर्टें, सबका आखिर में एक ही वाक्य होता, हम कोशिश कर सकते हैं, गारंटी नहीं दे सकते। और इसी बीच किसी ने उंगली उठा दी थी उस गरीब वैद्य पर। इसी की दी हुई जड़ी बूटी से लड़के की हालत खराब हुई। असली कहानी कोई नहीं जानता था, लेकिन आरोप इतना भारी था कि पूरा शहर मान बैठा, गरीब वैद्य ने गलती कर दी। सुबह के 11 बजे कोर्ट का दरवाजा खुला था। लोग खड़े हो गए, चेयर की खटपट, जूते की आवाज, फुसफुसाहट सब एक साथ उठी। एक दुबली सी गरीब लड़की अंदर आई, कुर्ता हल्का सा मटमैला, चोटी में रिबन भी नहीं, पैरों में घिसी हुई चप्पल, हाथ में फटी सी थैली, आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत। उसने जज की ओर सीधा देखा, सीधा, बिना झिझक, और कहा, मैं आपके बेटे को चलना सिखा सकती हूं सर, बस मेरे पापा को छोड़ दीजिए। कोर्ट में बैठे बहुत से लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। एक वकील, जो इससे पहले भी कई बार ताने मार चुका था, बोला, मीलॉर्ड, ये लड़की जज साहब को बेवकूफ बना रही है। दूसरा वकील, जो विपक्ष की तरफ था, हंसते हुए बोला, जिसके बाप ने पैर खराब किए वही अब ठीक करेगी। ये तो फिल्म से भी ज्यादा ड्रामा हो गया। मीलॉर्ड। पिछली बेंच पर बैठे दो युवक मोबाइल पर मेम्स सोचने लगे। गरीब वैद्य की बेटी ने कोर्ट में ये कह दिया, लेकिन जज चुप रहे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, व्हील चेयर पर बैठा, नीचे जमीन को घूरता हुआ लड़का, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर खोखला सा सन्नाटा। जज के लिए कोर्टरूम की सारी हंसी जैसे कहीं दूर जाती हुई आवाज लगने लगी। उन्होंने भारी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने घबराकर दुपट्टे का कोना पकड़ा, फिर बस इतना कहा, गौरी, मीलॉर्ड, गौरी वेद प्रकाश। कटघरे में खड़े वैद्य ने जैसे यह नाम सुनकर सांस रोक ली। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जज ने सीधा सवाल किया, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता पर क्या आरोप है? हाँ, मीलॉर्ड। गौरी की आवाज कंपित थी, लेकिन साफ लोग कह रहे हैं कि पापा की दवाई से आपके बेटे के पैर खराब हुए, लेकिन यह सच नहीं है। कोर्ट फिर हलचल से भर गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, सब अपने बाप को बचाते हैं। किसी ने कहा, गरीब के पास और ऑप्टी ऑन ही क्या है। जज ने मेज पर रखी कलम हल्के से घुमाई। अगर तुम झूठ बोल रही हो, उनकी आवाज थोड़ी और भारी हुई, तो तुम्हारे पिता को उम्र कैद होगी। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। अब हंसी नहीं, सिर्फ कुर्सियों की धीमी आवाज और पंखे की घूमती फड़फड़ाहट। गौरी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को स्टेडी कर रही हो। फिर बोली, मंजूर है मीलॉर्ड। अगर मैं झूठ बोल रही हूं, तो जो सजा आप देना चाहें दीजिए, लेकिन अगर आपके बेटे के पैर में जरा भी जान आई, तो समझिए मेरे पापा निर्दोष हैं। असल में वेद प्रकाश, कटघरे में खड़ा वह गरीब वैद्य, सच में लोगों को जड़ी बूटियों से ठीक करता था। वह कोई झोला छाप नहीं था। उसके पास मेडिकल कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास पीढ़ियों का ज्ञान था। जंगलों से जड़ी बूटियां चुनकर उनसे लेप, काढ़ा, तेल, मलहम बनाना, ये सब उसने अपने पिता और दादा से सीखा था। गांव कस्बों में लोग उसे वेद जी कहते थे। कंधे पर छोटी सी थैली,
उसमें बंधी सूखी जड़ें, पत्तियां, छोटी सी बोतलें। वह गरीबों से पैसे भी कम लेता था। कई बार तो मुफ्त में इलाज कर देता। दवाई से ज्यादा दुआ चलती है बेटा, वह गौरी से कहता था। लेकिन जज के कुछ पुराने दुश्मन थे। जज राघव मेहरा सीधे सादे, सख्त लेकिन ईमानदार जज के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कई रसूखदार लोगों के खिलाफ सख्त फैसले दिए थे। कुछ नेताओं, कुछ बिल्डरों, कुछ माफिया टाइप लोग उनसे नफरत करते थे। इनमें से कुछ लोग बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्लान बनाया। एक और वैद्य था लालची किस्म का, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। उन्हीं लोगों ने उसे अपने साथ मिला लिया। एक रात उस नकली वैद्य ने एक खास जड़ी बूटी का नाम लेकर कहा, ये रेयर है, इससे आपके बेटे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। लेकिन जड़ी बूटी सच में रेयर नहीं थी, वह गलत थी। और उसी दवा का सैंपल एनिमी ग्रुप ने अपने पास रखा। फिर सही समय चुना गया। जज का बेटा आरव एक दिन घर में हल्की तबीयत खराब होने की शिकायत कर बैठा, थकान, दर्द, थोड़ा बुखार। जज की पत्नी चिंतित हो गईं। किसी ने सुझाव दिया, जज साहब एक वैद्य हैं, बहुत अच्छे जड़ी बूटी वाले, उन्हें बुला लेते हैं। घर के एक पुराने नौकर ने वेद प्रकाश का नाम लिया। वेद आया, उसने नाड़ी देखी, कुछ हल्की दवा दी, सिंपल काढ़ा, सामान्य बुखार के लिए। उसी रात बदला लेने वाले लोग हरकत में आए। वे दूसरे वैद्य से वही डेंजरस जड़ी बूटी लेकर चुपके से जज के घर के नौकर को मिला लिए। बस ये पाउडर उसके दूध में मिला देना, बाकी हम देख लेंगे। नौकर लालच और डर में फंस गया। दूध पीते ही आरव के शरीर में अजीब रिएक्शन शुरू हो गई। उसकी टांगें भारी लगने लगीं। कुछ घंटों में वह खड़ा भी नहीं हो पाया। अगले दिन सुबह अस्पताल, डॉक्टर्स, टेस्ट्स, कंफ्यूजन। धीरे धीरे वर्डिक्ट आया, पैरालिसिस। और दोष किस पर डाला गया? उस गरीब वैद्य वेद प्रकाश पर, क्योंकि प्रीवियस डे वही घर आया था। क्योंकि सबसे आसान था किसी गरीब, बिना डिग्री वाले, बिना लॉबी वाले आदमी पर उंगली उठाना। अब वही केस कोर्ट में था। वेद प्रकाश ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड क्रिमिनल था। उस पर आईपीसी की कई धाराएं लगा दी गईं, नेग्लिजेंस, पॉइजनिंग, ग्रीवस हर्ट। लेकिन उस दिन उसकी बेटी गौरी के शब्दों ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। जज ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद कहा, कोर्ट अभी कोई फैसला नहीं देगा। उन्होंने वकीलों की तरफ देखा। केस की अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी। फिर गौरी से बोले, तुम आज के बाद से मेरे घर आओगी, मेरे बेटे के साथ जो भी ट्रीटमेंट करना है करोगी। लेकिन अगर एक भी गलत हरकत की या हालत बिगड़ी तो समझ लो तुमने अपने पिता के लिए खुद सजा तय कर दी है। कोर्टरूम में फिर से हलचल हुई। एक वकील ने कहा, मीलॉर्ड, ये लीगल नहीं है। जज ने स्टर्न नजर से उसे देखा। मैं प्रोसीजर जानता हूं, यह ट्रायल का हिस्सा होगा। मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पेश होंगी। और हां, लड़की अकेली नहीं होगी, मेरे घर के डॉक्टर्स और एक कोर्ट अपॉइंटेड ऑब्जर्वर भी होंगे। गौरी ने बस सिर हिलाया। उसके सामने दो जिंदगियां थीं, उसके पापा की और जज के बेटे की, और दोनों की डोर अब उसके हाथ में थी। अगले दिन सुबह से ही शहर के बड़े जज के घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां थीं। अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, और कॉर्नर में क्वाइटली बैठी गौरी। आरव अपने कमरे में व्हील चेयर पर बैठा था। कमरे की दीवारों पर पुराने मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, फोटोज, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग। वह पहले बहुत एक्टिव बच्चा था, अब वही दीवारें उसके लिए यादों का भार थीं। गौरी धीरे से कमरे में गई। उसने बिना फॉर्मेलिटीज के सीधा कहा, भैया। आरव ने उसकी तरफ देखा। आवाज में इरिटेशन था। मैं तुमको जानता भी नहीं, भैया मत बोलो। गौरी मुस्कुराई नहीं, नाराज भी नहीं हुई, बस शांत स्वर में बोली, मुझे आपके पापा ने बुलाया है। मैं तुमको कैंसर आपके पापा ने बुलाया है, और मैं यहां आपको फिर से खड़ा करने आई हूं। तो चाहे आप मुझे भैया कहिए, दीदी कहिए, या सिर्फ तुम, फर्क नहीं पड़ता। आरव कुछ बोलने ही वाला था, फिर चुप हो गया। वो खुद अपनी हालत से इतना टूट चुका था कि बहस की एनर्जी भी नहीं बची थी। गौरी ने उसकी टांगों की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, पैर में अभी कोई सेंसेशन है? अगर मैं हल्का सा दबाव दूं तो? महसूस होता है? वो झुकी, उंगलियों से हल्का सा पैर दबाया। कुछ? आरव ने कुछ पलों बाद कहा, बहुत हल्का, जैसे कोई दूर कहीं छू रहा हो। डॉक्टर, जो कॉर्नर से सब देख रहे थे, नोट्स बनाने लगे। गौरी ने पूछा, जो दवाई उस दिन पिलाई थी, उसका टेस्ट कैसा था? वैसी कोई चीज आपने मेरे पापा से लेने के बाद कभी पी थी? आरव ने सिर हिलाया, नहीं। तुम्हारे पापा ने सिर्फ कढ़ा दिया था, कड़वा था, लेकिन नॉर्मल। ये जो दूध दिया गया था रात को, उसका टेस्ट अजीब था, थोड़ा कसैला, और पीते ही अजीब गर्मी लगी थी। गौरी के दिमाग में पीसेस जुड़ने लगे।
उसे अपने पापा के शब्द याद आए। किसी भी जड़ी का काम इतना इंस्टेंट नहीं होता कि घंटे भर में किसी को लाचार कर दे, जब तक कि उसमें कुछ और न मिलाया गया हो। दिन रात गौरी आरव के पैरों पर लेप लगाती, जड़ी बूटी का काढ़ा तैयार करती, वैसा नहीं जैसा उसके पापा पर आरोप था, बल्कि केयरफुली मेजर्ड, डॉक्यूमेंटेड, डॉक्टर्स के सामने बनाया गया काढ़ा। वो उसके पैरों की मसाज करती, उंगलियां, घुटने, काफ मसल्स, सब पर हल्के हल्के दबाव, सबके सामने ओपन। धीरे धीरे आरव की टांगों में हल्की हलचल शुरू हुई। पहले अंगूठे में ट्विच, फिर उंगलियां थोड़ी मुड़ने लगीं। एक दिन उसने खुद कहा, आज थोड़ी झंझनाहट हुई। जज हर शाम कमरे के दरवाजे पर खड़े रहते, अंदर आते, बिना डिस्टर्ब किए देखते, फिर चुपचाप बाहर चले जाते। उनके चेहरे पर उम्मीद और गिल्ट दोनों लिखे थे। उम्मीद कि शायद उनका बेटा ठीक हो जाए, गिल्ट कि उन्होंने एक गरीब वैद्य को ऑलमोस्ट क्रिमिनल बना दिया था। एक रात जब सब सो गए थे, गौरी किचन में पानी लेने गई। वापस लौटते वक्त उसे हॉल के पास से दो आवाजें आईं। दो आदमी, एक जज के पुराने बिजनेस राइवल का आदमी, दूसरा वही घर का नौकर जिसने जड़ी मिलाई थी। सोचते थे कि सब सो गए हैं और अब वे फ्री हैं बात करने के लिए। वे हंसते हुए कह रहे थे, देखा कैसे एक गरीब वैद्य को फंसा दिया, सब उसकी जड़ी बूटी पर डाल दिया। असल जड़ी तो हमने मिलाई थी, मास्टर प्लान था हमारा। अब जज साहब वही वैद्य को दोषी समझते रहेंगे और हम अपना काम निकालते रहेंगे। गौरी के कदम वहीं रुक गए, उसकी सांस तेज हो गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार के कोने से झांक कर देखा, हाँ, वही नौकर, वही आदमी जो हर दिन दूध लेकर आता था। और दूसरा वो चेहरा उसने कोर्ट के बाहर भी देखा था, वकील के साथ खड़ा, जज की पुरानी फाइलों की बातें करते हुए। उसके हाथ कांपे, लेकिन उसने तुरंत डिसीजन लिया। वो चुपचाप पीछे हट गई, सीधे आरव के कमरे की तरफ दौड़ी। आरव आधा सोया था, आधा जागा। क्या हुआ? उसने पूछा। आपका फोन कहाँ है? गौरी ने पूछा। आरव ने बेड की साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसे दिया। क्यों? बस एक काम करना है। गौरी ने फोन का रिकॉर्डर ऑन किया, फिर धीरे से वापस हॉल की तरफ लौटी। इस बार वह थोड़ा और नजदीक गई। हाँ, जो कल झड़ी तुमने दी, उससे तो वो बच्चा ऑलमोस्ट जा ही चुका था। अच्छा हुआ समय से ले आए अस्पताल, वरना केस थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता। एक आदमी हंसते हुए बोला। दूसरा बोला, जज ने कितने लोगों का करियर खराब किया था, अब टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन मिल रहा है उसे। हर शब्द रिकॉर्डर में कैद हो रहा था। कुछ सेकंड बाद एक ग्लास गिरने की आवाज आई। शायद नौकर ने गिलास रखा। गौरी ये सब रिकॉर्ड करके तुरंत वापस भागी। कमरे में आते ही उसने रिकॉर्डिंग आरव को सुनाई। आरव के चेहरे पर शॉक, फिर गुस्सा, फिर दर्द। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो मेरे पापा के नहीं, तुम्हारे पापा के नहीं, तुम्हारे पापा पर जो ब्लेम था वो झूठ था। उसकी आवाज फंस गई। गौरी चुप रही। उसने सिर्फ इतना कहा, सच सामने आ गया है भैया। अगले दिन वही वीडियो कोर्ट में चला। क्लीन क्लियर ऑडियो, दो आवाजें, सारा कॉन्स्पिरेसी खुलेआम डिस्कस करती हुई। कोर्टरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। जज की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। फिर अचानक उन्होंने अपना गाउन उतारकर टेबल पर रख दिया। खड़े हुए, आवाज कांप रही थी। मैंने एक निर्दोष को सजा देने की कोशिश की। मैंने अपनी आंखों के सामने होने वाले सच को नहीं देखा। उन्होंने प्रोसिक्यूशन की तरफ देखा। ये टेप फोरेंसिक लैब भेजी जाएगी, दोनों आवाजों की पहचान, वेरिफिकेशन होगी। लेकिन प्रिलिमिनरी सुनवाई में ये साफ है कि वेद प्रकाश पर जो आरोप लगाए गए वे संदिग्ध हैं। जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, वेद प्रकाश को तुरंत जमानत दी जाती है। और अगर रिपोर्ट ने इस टेप को ऑथेंटिक साबित किया, तो असली अपराधी वही दो लोग होंगे जिन्होंने एक बच्चे के पैरों को छीन लिया और एक निर्दोष पर झूठा इल्जाम डाला। दोनों आदमी जो अब तक कॉन्फिडेंट थे, अचानक घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस ने वहीं पर उन्हें हिरासत में ले लिया। वेद प्रकाश कटघरे में खड़ा एकदम स्थिर था। फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, दुख और राहत के बीच की मुस्कान। कोर्ट की तारीखें आगे बढ़ीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, आवाजों की पुष्टि हुई, पॉइजनिंग सब्सटेंस आइडेंटिफाई हुआ और आखिरकार असली अपराधी दोषी ठहराए गए। वेद प्रकाश रिहा कर दिया गया। कुछ हफ्तों बाद की बात है। वही बड़ा सा घर, वही कमरा, वही दीवारें, वही मेडल्स, वही फोटोज। लेकिन इस बार दृश्य अलग था। आरव के हाथ बेड के दोनों किनारों पर थे। गौरी उसके सामने खड़ी थी। धीरे उसने कहा, एक एक कदम। आरव ने अपने पैरों पर पूरा वेट नहीं, थोड़ा सा भार डाला।
घुटनों में हल्का कंपन आया, लेकिन इस बार उसके पैरों ने जवाब दिया। धीरे धीरे, केयरफुली उसने खुद को ऊपर उठाया। वह पहली बार इतने महीनों बाद बेड से बिना किसी सपोर्ट के अपने पैरों पर खड़ा हुआ। जज दरवाजे पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। गौरी ने ज्यादा पकड़ा नहीं, बस साइड में हाथ रखा ताकि अगर वह गिरे तो उसे संभाल सके। लेकिन वो गिरा नहीं। वो चला, छोटे छोटे कदम, लेकिन अपने पैरों से उठाए गए। जज अंदर आए, घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया, फिर मुड़कर वेद प्रकाश और गौरी की तरफ देखा। वेद प्रकाश कॉर्नर में खड़ा था, आंखें नम। जज, जो कभी अपने पद, अपनी कुर्सी, अपनी पावर पर गर्व करते थे, अब सामने खड़े उस गरीब वैद्य के पास आए, धीरे से झुके और उसके पैर छू लिए। पूरा हॉल स्टंड था। मैंने आप पर शक किया, जज की आवाज टूटी हुई थी। मैंने आपकी जड़ी बूटी, आपके ज्ञान, आपकी ईमानदारी सब पर सवाल उठाए। लेकिन आज मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा है तो उसमें आपका हाथ है, और आपकी बेटी की हिम्मत का भी हाथ है। वेद प्रकाश ने तुरंत उन्हें उठाया। नहीं साहब, पैर मत छुओ। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपका अपमान नहीं चाहते। गौरी पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बस संतोष था। यह कहानी बताती है, गरीबी गुनाह नहीं होती। ज्ञान केवल डिग्री में नहीं, कभी कभी किसी छोटे से घर की मिट्टी में छुपा होता है। और सच्चाई देर से सही, लेकिन जीतती जरूर है। जिस लड़की को लोग कोर्ट में देखकर हंस रहे थे, उसी की हिम्मत और दिमागर ने एक निर्दोष पिता की जिंदगी बचाई, एक लड़के के पैरों में फिर से हरकत वापस लाई, और एक जज को इंसाफ का असली मतलब फिर से याद दिलाया। अगर कहानी ने आपको छुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हिम्मत उम्र नहीं देखती। क्योंकि कभी कभी एक गरीब लड़की की एक लाइन, मैं आपके बेटे को चलना सिखा सकती हूं, पूरे सिस्टम की सोच बदल देती है।